Hello everyone, welcome to the channel Mechanoreceptor. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss about another topic about the X-rays. This is X-ray tube design. So let's study about the X-ray tube design. For the X-ray tube design, we required some terms. These are shown here in the diagram. This is mainly cathode, anode, tube insert. Alright, and the next one is the high potential supply to accelerate the electrons from cathode to anode. So let us discuss one by one the terms. These are cathode, space charge effect, next one is the anode, and next one is the tube insert and vacuum. These all are the main terms, and we also have some another subtopics here. These are written here. So let us discuss first of all about the cathode. What is the requirement of the cathode? Basically, the production of X-rays is through the electron bombardment. Alright, we required here a electron source. So electron source we will get it by the ionization of a gas or by the थर्मियोनिक एमिशन. ऑलराइट, सो हमारे पास दो सोर्सेज हो सकते हैं. तो आयनाइजेशन ऑफ गैस जो है वो एक हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब में यूज़ होता था. ऑलराइट, और जो नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन सोर्स है थर्मियोनिक एमिशन, जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में यूज़ किया जाता है. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एक मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एक हाई वैक्यूम ट्यूब जो है हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें गैस फिल्ड ट्यूब जो है वो नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि जो आयनाइजेशन ऑफ द गैस है वो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. वी विल डिस्कस इट लेटर इन द वीडियो. ऑलराइट, सो वी विल टेक हियर कैथोड विच कॉज द thermionic emission. So first of all, what is thermionic emission? Thermionic emission is the process of emission of electrons by heating a cathode material. All right, we will heat the cathode material in this X-ray tube by the filament supply. This is shown here in the diagram. This is the filament supply which is applied to the filament. All right, so let us discuss about the construction of the cathode. All right, you can call it the filament material. For the filament material, some properties must be followed. These properties are a high melting point. Let us discuss one by one. High melting point. All right, and second one is the low vapor pressure. Low vapor pressure. All right, and third one is the good ductility. Good ductility. What is ductility? We can beat the metal, और you can call जो भी कैथोड मटेरियल होगा उसको हम बीट करके एक फाइन वायर्स में उसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली. दिस इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वन इज द लो वर्क फंक्शन. ऑलराइट, लो वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है कि आई मीन टू से बाइंडिंग एनर्जी जो है वो उस मेटल की, और यू कैन से जो उस मेटल के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए. तो लो वर्क फंक्शन का वहाँ पे क्या रोल है कि वहाँ पे होगा क्या, बेसिकली थर्मियोनिक एमिशन. इलेक्ट्रॉन्स हैज़ टू रिमूव फ्रॉम द मेटल, और यू कैन से फ्रॉम द एटम्स ऑफ द मेटल. तो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स तभी रिमूव होंगे जब आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी को रिमूव कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे. तो वो ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी तो वो हम प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द फिलामेंट सप्लाई. सो हम कम से कम एनर्जी को सप्लाई करके आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द एटम्स ऑफ द मेटल से. सो लो वर्क फंक्शन जो है वो इसमें अबाउट 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिक्वायर्ड होगा. ऑलराइट, सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक थर्मियोनिक एमिशन के लिए वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी. एक तो लो वर्क फंक्शन, दूसरा वहाँ पे डक्टिबिलिटी, और दूसरा यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनका क्या रोल होगा वहाँ पे. देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट मीन्स आप फिलामेंट को क्या कर रहे हो, हीटअप कर रहे हो. तो जब आप उसको हीटअप कर रहे हो तो
वहाँ पे आपका जो मटेरियल है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई ऐसा मटेरियल आपको लेना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे थर्मियोनिक एमिशन होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर मीन्स कि आपके पास जो आपका फिलामेंट है वो वेपराइज हो रहा है एज देयर इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड मटेरियल। तो वहाँ पे अगर वहाँ पे वेपर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि कंडेंस हो जाएंगे आपके ट्यूब में, तो वो आप जैसे कंडेंस होके फिर से एक थिन लेयर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं आपके एक्सरे ट्यूब पे, जो कि हमारे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ द एक्सरे ट्यूब के लिए हेल्पफुल नहीं है। राइट, सो नेक्स्ट वन गुड डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी मीन्स वो वायर्स के फॉर्म में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज विच शुड बी फॉलोड फॉर द कैथोड मटीरियल। तो इस मटीरियल के लिए हम एक टंगस्टन मटेरियल जो है वो यूज करते हैं, टंगस्टन। ऑलराइट, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास कितना होगा, 74, W इज इक्वल टू 74, और जो इसका सिंबल होता है दैट इज W। ऑलराइट, तो टंगस्टन मटेरियल को हम एज ए कैथोड मटेरियल जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें से हम थर्मियोनिक एमिशन जो है वो क्रिएट करेंगे। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, मीन्स आई मीन टू से कि इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो किस तरह की होंगी। जो कैथोड मटेरियल है उसको एक वायर की फॉर्म में लिया जाता है, और जो वायर का जो आपके पास डायमीटर होना चाहिए वो 0.2 मिलीमीटर होना चाहिए वहाँ पे। ऑलराइट, ये किसका डायमीटर है, वायर का। और इस वायर को हमें एक हेलिकल शेप में लेना है। ऑलराइट, जो कि एज ए फिलामेंट का काम करेगा। ऑलराइट, और यू कैन से कैथोड मटेरियल जो हम वहां पे यूज करेंगे फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो ये जो हम हेलिकल शेप में उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो पूरे एक ये सिलेंडर बना रहा है, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पूरे इस हेलिकल शेप की जो डायमीटर होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए 0.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो इस शेप में हम अपने फिलामेंट को वहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, एक फिलामेंट सप्लाई दे रहे हो। फिलामेंट सप्लाई मीन्स कोई भी एक इलेक्ट्रिकल करंट, एक हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज तो नहीं बट आपका करंट जो है वो हाई होना चाहिए, वोल्टेज लो होनी चाहिए फिलामेंट सप्लाई के लिए। तो जैसे ही आप उसको फिलामेंट सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करोगे, आपका जो कैथोड मटीरियल है वो वहाँ पे हीटअप होना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हीट जो है आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर के साथ हीटअप होगा, और जो मटेरियल का वर्क फंक्शन है वो ओवरकम हो जाएगा। आई मीन टू से कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ओवरकम हो जाएगी, और जैसे ही उस एटम की पर्टिकुलर एटम की बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम होगी, वो वहां से उसके जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई मीन टू से वहां पे थर्मियोनिक एमिशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, so that is the source of electron which is required for the production of x-rays. all right, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट हम इफेक्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज द स्पेस चार्ज इफेक्ट। ऑलराइट, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होना स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, बट स्टार्टिंग में हमारे पास अगर जो पोटेंशियल है, जो आप यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, हाई वोल्टेज सप्लाई। ऑलराइट, आपको कैथोड और एनोड के बीच में एक हाई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड मटेरियल टू एनोड मटेरियल, क्योंकि एनोड जो है वो एज ए टारगेट एक्ट कर रहा है। एनोड पे ही आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ट होंगे इनटू द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। ऑलराइट, तो बेसिकली जो एक्सरेज हैं वो एनोड मटेरियल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द एनोड मटेरियल हमें स्ट्राइक करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, हाई पोटेंशियल सप्लाई। तो अगर स्टार्टिंग में मैं हाई पोटेंशियल सप्लाई जो है वो 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, और आई मीन टू से कि अगर मैं लो वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, लो वोल्टेज और यू कैन से 0 वोल्ट जो है वो अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिलामेंट सप्लाई के थ्रू यहाँ से एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द कैथोड मटेरियल, फ्रॉम द फिलामेंट मटेरियल, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड के पास कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो वो एक पूरा क्लाउड क्रिएट कर देंगे, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर द कैथोड, नियर द
कैथोड, और वो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा वहां पे, स्पेस चार्ज इफेक्ट। मतलब वहां पे अगर एक क्लाउड हो जाएगा, बन जाएगा नियर द कैथोड, तो क्लाउड जो है वो वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। आई मीन टू से कि अगर मान लो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नियर द कैथोड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। ऑलराइट, क्योंकि वो एनोड की तरफ जो है वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अभी हमने प्रोवाइड नहीं करा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण वो रिपेल बैक हो जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड, वो फिर से रिपेल हो जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड। तो उसके कारण जो हमारे पास ट्यूब करंट होगा वो क्या होगा, ट्यूब करंट वो हमारे पास क्या होगा, जीरो, और यू कैन से बहुत ही स्मॉल होगा। अगर आपने वहां पे क्या प्रोवाइड करा है, लो वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करी है, तो देन हमारे पास जो ट्यूब करंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, और जो कि कौन सा इफेक्ट है, स्पेस चार्ज इफेक्ट। ऑलराइट, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे ये डायग्राम बेसिकली रिमूव करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसको, पोटेंशियल। ऑलराइट, जो हम यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द एनोड। ऑलराइट, तो एक तो यहाँ पे एक कैथोड कप भी यूज कर रखा है, जिसको आप कैथोड कप और यू कैन से फोकसिंग कप भी बोल सकते हो। फोकसिंग कप का क्या रोल है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करवाता है टुवर्ड्स द एनोड। राइट, मतलब वो स्पेस चार्ज इफेक्ट को भी वहां से रिड्यूस करने की ट्राई करता है। और नेक्स्ट, अब स्पेस चार्ज इफेक्ट जो है वो किस चीज से रिमूव होता है, बाय अप्लाइंग द ट्यूब वोल्टेज और यू कैन से हाई पोटेंशियल सप्लाई। राइट, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ट्यूब करंट है वो दो मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स के साथ वेरी करेगा। एक पैरामीटर है हमारा ट्यूब वोल्टेज और दूसरा है हमारा फिलामेंट करंट। राइट, जो हम फिलामेंट सप्लाई जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको ट्यूब करंट और ट्यूब वोल्टेज में रिलेशनशिप बता रखा है, और साथ के साथ यहाँ पे डिफरेंट फिलामेंट करंट पे भी रिलेशनशिप आपको शो कर रखा है। तो होगा क्या, जब आप ट्यूब वोल्टेज जो है वो 0 से लेके 40 किलो वोल्ट तक प्रोवाइड कर रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द ट्यूब वोल्टेज अप टू 0 to 40 किलो वोल्ट, ठीक है, तब होगा क्या, वहां पे जो आपका ट्यूब करंट है वो वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब वोल्टेज प्लस फिलामेंट करंट। अब अगर हम एक कर्व की बात करें, जैसे हमारे पास मान लो ये लो करंट जो है वो हमने अभी प्रोवाइड करा है, तो यहाँ तक की अगर हम बात करें या इस पॉइंट तक की, तो आप जैसे जैसे पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, ट्यूब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, आपका ट्यूब करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल देना आप स्टार्ट करोगे, जो स्पेस चार्ज इफेक्ट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बना रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द एनोड। तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द एनोड। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, ट्यूब करंट प्रोड्यूस करते जाएंगे। ऑलराइट, तो जैसे जैसे आप ट्यूब वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, ट्यूब करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो था अप टू 40 किलो वोल्ट की। ऑलराइट, तो इस टाइम पे अगर मैं 40 किलो वोल्ट की बात करूं, तो यहाँ पे देखो ये कर्व जो है वो लो फिलामेंट करंट पे है, ये मिड फिलामेंट करंट पे है, ये हाई मिड फिलामेंट करंट पे है। तो यहाँ तक की बात करें तो ये कर्व जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ओवरलैप कर रही है, बट ये है कि थोड़ा करंट जो सैचुरेशन करंट होगा वो लो फिलामेंट करंट पे थोड़ा कम होगा, मिड पे थोड़ा ज़्यादा होगा और हाई पे सबसे ज़्यादा होगा। तो होगा क्या बेसिकली, अप टू 40 किलो वोल्ट आपका जो ट्यूब करंट है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। एक हमारे पास है, अगर मैं लेस देन 40 kVp की बात करती हूँ तो ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। एक हमारे पास है ट्यूब वोल्टेज, दूसरा है हमारे पास प्लस फिलामेंट करंट। और अगर मैं ग्रेटर देन 40 kVp की बात करती हूँ,
ऑलराइट। अगर मैं बात करती हूँ ग्रेटर देन 40 kVp की, तो हमारे पास ये सिर्फ एक ही पैरामीटर पे काम करेगा। वो कौन सा पैरामीटर होगा? फिलामेंट करंट ओनली, फिलामेंट करंट, राइट। तो इस कर्व के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जैसे 40 किलो वोल्ट के बाद ये एक सैचुरेट वैल्यू जो है वो अटेन कर लेता है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि जितना भी वहाँ पे स्पेस चार्जेस इकट्ठा हुए हैं, क्लाउड बनाया है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सरलेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द एनोड। तो स्पेस चार्ज इफेक्ट जो है वो जो ग्रेजुअली वहां पे डिक्रीज हो रहा था बाय अप्लाइंग द ट्यूब वोल्टेज, वो पूरी की पूरी तरह से क्या हो जाएगा? ओवरकम हो जाएगा, और आपका जो ट्यूब करंट है वो एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा। ऑलराइट। सो ये जो आपके पास एक कांस्टेंट लाइन है, ये आपको एक सैचुरेशन लेवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिफोर द सैचुरेशन लेवल ये जो रीजन होगा वो कौन सा रीजन होगा? स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन, जिसमें वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, ट्यूब वोल्टेज प्लस फिलामेंट करंट पे। और आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट ये जो है एमिशन लिमिटेड रीजन होगा, जिसमें वो एक कांस्टेंट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यहाँ पे जो करंट होगा, सॉरी ट्यूब करंट होगा, वो आगे एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। अगर आप फिलामेंट करंट को इंक्रीज करते हो तो वो आपकी जो सैचुरेटिंग वैल्यू होगी बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, वो इंक्रीज होती जाएगी फॉर द पर्टिकुलर फिलामेंट करंट। जैसे लो फिलामेंट करंट के लिए सबसे कम सैचुरेटिंग वैल्यू है, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होगा I3, उससे कम I2 और उससे कम I1। देयरफॉर अब यहाँ पे हमने एक नेट इफेक्ट जो है वो स्टडी करा है ऑफ द ट्यूब करंट विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट करंट एंड अप्लाइड ट्यूब वोल्टेज। ऑलराइट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कुछ और पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर हमारा जो ये जो कर्व है और आई मीन टू से कि जो ट्यूब करंट है वो डिपेंड करेगा। वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? एक तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होंगे? डिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट होगा डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। ऑलराइट। सेकेंड हमारे पास होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोकसिंग कप। ये जो हमारे पास फोकसिंग कप है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके जो ट्यूब करंट है वो मतलब किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। राइट। सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास फिलामेंट टेम्परेचर। फिलामेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा कि आपका ट्यूब करंट किस तरह से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। ऑलराइट। सो दीज आर द different parameters on which the tube current also depends. Alright, so that was all about the tube current. Alright, next अब हम डिस्कस करेंगे इसमें एनोड मटेरियल के बारे में। Alright, तो एनोड मटेरियल बेसिकली है क्या? यहाँ पे एज ए टारगेट एक्ट कर रहा है। Alright, तो टारगेट जो है वो यहाँ पे इसके लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो अप होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है? वही जो हमने कैथोड के केस में करी थी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट है हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए उसका। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना हाई एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही एफिशिएंसी होगी टू प्रोड्यूस द एक्स-रेज। ऑलराइट। और नेक्स्ट वन इसकी प्रॉपर्टी है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए? इसकी लो होनी चाहिए। ऑलराइट। थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी, बट मतलब एक आप एनोड मटेरियल को एक केस में एम्बेडेड करोगे जो कि क्या होगा, यहाँ पे कॉपर मटेरियल होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? हाई। बट जो टारगेट मटेरियल एक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि कौन सा मटेरियल हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो फोर्थ वन प्रॉपर्टी है उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी। ऑलराइट। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो अप होनी चाहिए फॉर द एनोड मटेरियल। तो एनोड मटेरियल के लिए भी हम यहाँ पे टंगस्टन मटेरियल ही यूज करते हैं, टंगस्टन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? 74, Z इज इक्वल टू 74 और W इसका क्या है? सिंबल। ऑलराइट। तो यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3387 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
3387 डिग्री सेल्सियस। और बच्चे इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लो है, वो रहेगी 74 वेबर पर मीटर पर केल्विन। ऑलराइट, और इस टारगेट मटेरियल को आप एक कॉपर मटेरियल में और यू कैन से कॉपर केस में एम्बेडेड करोगे, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कितनी रहेगी, यहाँ पे रहेगी 400 वेबर पर मीटर पर केल्विन, 400 वेबर पर मीटर पर केल्विन। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे ये तो थी प्रॉपर्टीज जो कि फॉलोअप होनी चाहिए फॉर द एनोड मटेरियल। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो हम यहाँ पे दो तरह के टारगेट मटेरियल यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होगा स्टेशनरी और दूसरा होगा रोटेटिंग। ऑलराइट, तो स्टेशनरी एक तो होगा हमारे पास रोटेटिंग। राइट, मतलब स्टेशनरी जो फिक्स्ड रहेगा एक पोजीशन पे, रोटेटिंग मींस आप उसकी पोजीशन को वेरी कर सकते हो। राइट, तो जो तो स्टेशनरी होगा ये रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, रेक्टेंगुलर शेप में, और इसकी जो बिट होगी, जो भी एक रेक्टेंगुलर शेप में यूज कर रहे हैं, इसकी बिट होगी 2.3 मिलीमीटर। ऑलराइट, 2.3 मिलीमीटर। और जो रोटेटिंग होगा एक ये डिस्क की फॉर्म में होगी, जिसके 75 से लेके 200 मिलीमीटर तक क्या होगा, डायमीटर होगा। ऑलराइट, तो इसकी जो थिकनेस है या फिर इसका जो डायमीटर है आप वेरी कर सकते हो फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस। ऑलराइट, एज यू आर रिक्वायर्ड इन योर क्लिनिकल एप्लीकेशंस। तो एक इसमें और कंस्ट्रक्शन होगी कि एनोड की टेंडेंसी होती है टू क्रैक अंडर द स्फीयर हीटिंग, क्योंकि आप वहाँ पे एक हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके क्रैक होने की टेंडेंसी होती है। तो इसलिए वहाँ पे हम इसका अलॉय यूज करते हैं टंगस्टन प्लस रेहिनियम का, टंगस्टन प्लस रेहिनियम, टंगस्टन प्लस रेहिनियम। तो ये जो है वो अलॉय किस तरह की कॉम्पोजिशन होती है, उसमें टंगस्टन होता है उसमें 90% और आपके पास जो रेहिनियम होगा वो 10% होगा। रेहिनियम जो है वो इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है और साथ के साथ इसको एक टफर और एक स्ट्रॉन्गर जो है वो एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, तो इस तरह इसीलिए हम यहाँ पे एक अलॉय यूज करते हैं। तो ये तो थी कंस्ट्रक्शन। अब एनोड के लिए कुछ यहाँ पे, जैसे एनोड जो है वो हम पोजीशनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये एनोड की पोजीशनिंग जो है वो एक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर पर्टिकुलर एंगल पे आपको रखनी पड़ेगी। राइट, तो इसके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फोकल स्पॉट साइज। फोकल स्पॉट साइज क्या होता है, द एरिया ऑफ द टारगेट in which the electrons are absorbed and X-rays are generated। यहाँ पे आप इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि फोकल स्पॉट साइज क्या होगा, वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं। ऑलराइट, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे जितने एरिया में क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और वो एब्जॉर्ब्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस एरिया को आप क्या बोलोगे, फोकल स्पॉट साइज। राइट, तो दो तरह के फोकल स्पॉट साइज होंगे, एक आपके पास होगा एक्चुअल और दूसरा होगा हमारे पास इफेक्टिव। राइट, तो एक्चुअल और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल एरिया जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिस एरिया पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। राइट, बट इफेक्टिव क्या होगा, लेंथ एंड द बिट ऑफ एमिटेड एक्सरे बीम। ऑलराइट, मतलब जितनी लेंथ एंड बिट होगी एक्सरे बीम की जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द इफेक्टिव फोकल स्पॉट। और आपको पता है कि हमेशा ही जो एक्चुअल होगा वो ज़्यादा होगा और इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। ऑलराइट, तो इसमें जो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन में यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारे पास इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज होगा, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज ये किसके इक्वल रहेगा, एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज, फोकल स्पॉट साइज मैं यहाँ पे एब्रीवेशन में लिख रही हूँ, इन मल्टीप्लाई बाय द साइन थीटा। राइट, अब यहाँ पे हम थीटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज थीटा। उससे पहले हम यहाँ पे लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है,
देखो यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू आपको पोजीशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द एक्सरे बीम। ये जो है वो सॉरी विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं टुवर्ड्स द टारगेट। ऑलराइट, तो ये जो टारगेट है ये पर्टिकुलर एक एंगल पे रखा गया है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन बीम। ये जो एंगल होगा, ये मैंने एंगल जो टिल्ट हो रखा है, ये एनोड मटेरियल है। ऑलराइट, टंगस्टन टारगेट, इसको कुछ एंगल के साथ आपने टिल्ट कर रखा है, दैट इज एंगल थीटा। ऑलराइट, तो ये जो थीटा एंगल है इसके ऊपर आपके फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। कौन कौन से? एक तो एक्सरे फील्ड और दूसरी फोकल स्पॉट साइज। ऑलराइट, तो इस एंगल को हमें किस तरह से प्लेस करना है, कितना एंगल हमें रखना है, उसके लिए हमें यहाँ पे लाइन फोकस प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। लाइन फोकस प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा? द एक्सरे विल appears to come from a small focal area, और आई मीन टू से कि जो इफेक्टिव फोकल एरिया होना चाहिए वो स्मॉल फोकल एरिया होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट टू ए लार्जर एरिया। ऑलराइट, कि हमारे पास जो एक बम्बार्डमेंट एरिया होना चाहिए वो लार्जर होना चाहिए, बट जो इफेक्टिव फोकल एरिया होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। आई मीन टू से कि जो हमेशा ही इफेक्टिव फोकल एरिया है वो लेस होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल फोकल एरिया। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड लाइन फोकस प्रिंसिपल। तो ये हमें क्यों रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि इस चीज से आपकी जो हीट है वो इजीली रिमूव हो सकती है, इसलिए हम इस पूरे जो हमारे पास इस अरेंजमेंट में इसको पोजीशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइन फोकस प्रिंसिपल में, जिसमें एक्चुअल फोकस एरिया ज़्यादा होना चाहिए जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बम्बार्ड कर रहे हैं, बट जो आपकी एक्सरे बीम प्रोड्यूस हो रही है वो स्मॉल फोकल एरिया से प्रोड्यूस होनी चाहिए। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनोड एंगल। व्हाट इज एनोड एंगल? यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई हो रखा है। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज कॉल्ड एनोड एंगल। राइट, दिस इज कॉल्ड एनोड एंगल। तो एनोड एंगल क्या है? दिस इज द एंगल एट विच द टारगेट मटीरियल इज प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ एक्सरे फील्ड। राइट, तो ये सरफेस ऑफ एक्सरे फील्ड है जिसपे, सरफेस ऑफ एक्सरे फील्ड मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनली बम्बार्डमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो उस पूरी बीम के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो टारगेट है वो एक एंगल के साथ उसको मतलब टिल्ट किया जाएगा टारगेट मटेरियल को। उस एंगल को आप क्या बोलोगे? एनोड एंगल। तो इस एनोड एंगल पे आपके दो पैरामीटर्स जो है वो डिपेंड करेंगे। एक आपके पास है एक्सरे फील्ड साइज। ऑलराइट, फर्स्ट आपके पास क्या है? एक्सरे फील्ड साइज। और नेक्स्ट फैक्टर आपके पास क्या होगा यहाँ पे? एक तो होगा दूसरा है इफेक्टिव फोकल स्पॉट। इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास एनोड एंगल स्मॉल होगा तो एक्सरे फील्ड साइज भी स्मॉल होगा और इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी स्मॉल होगा। तो एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी कि लाइन फोकस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफेक्टिव फोकल स्पॉट तो स्मॉल ही होना चाहिए। राइट, बट जो एक्सरे फील्ड है वो लार्जर होना चाहिए फॉर द ऑप्टिमम सिलेक्शन। ऑलराइट, मतलब अपनी सिलेक्शन को हमने अगर मतलब एक ऑप्टिमम सिलेक्शन बनानी है, एक एक्यूरेट सिलेक्शन बनानी है, उसके लिए आपकी जो एक्सरे फील्ड साइज है वो लार्जर होनी चाहिए और इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। तो एनोड एंगल अगर स्मॉल होगा तो दोनों के दोनों स्मॉल होंगे, और अगर एनोड एंगल लार्जर होगा तो एक्सरे फील्ड भी लार्जर होगी और इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी लार्जर होगा। तो आपके पास एक एप्रोप्रिएट सिलेक्शन के लिए आपको एनोड एंगल स्मॉल रखना होगा। ऑलराइट, और आपके पास जो फिलामेंट है वो भी उसकी हमें लेंथ भी स्मॉल रखनी है, ताकि आपके पास जो एक्सरे फील्ड साइज है वो लार्जर हो और इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है वो स्मॉल हो। राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनोड एंगल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्यूब इंसर्ट एंड वैक्यूम के बारे में। राइट, सो दिस इज द लास्ट पैरामीटर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सरे ट्यूब डिजाइन। तो ट्यूब डिजाइन के लिए हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है
ट्यूब जो हम जिसके बीच में ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं जो कि एनोड कैथोड, ठीक है, ये इसको हम प्लेस कर रहे हैं। तो ट्यूब जो है वो किस मटेरियल की बननी चाहिए, तो ट्यूब के लिए हम कौन सा मटेरियल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बोरोसिलिकेट ग्लास मटेरियल। ये कौन सा होगा, मैं यहाँ पे एक शेड चेंज कर लेती हूँ, कौन सा होगा यहाँ पे, बोरोसिलिकेट ग्लास मटेरियल। ऑलराइट, तो ये मटेरियल जो है वो हम एक्सरे ट्यूब के लिए अगर हम यूज करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो होंगी यहाँ पे फुलफिल्ड होंगी। एक तो फर्स्ट, ये हाई टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड कर सकता है, क्योंकि अगर आप अपने फिलामेंट सप्लाई के थ्रू अपने फिलामेंट को हीटअप करें तो दैट मीन्स वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा ही ट्यूब आपको चूज करना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड कर पाए, सर्वाइव कर पाए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक तो ये वैक्यूम को क्रिएट कर सकता है, वैक्यूम क्रिएट कर सकता है इसके अंदर, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो इसमें हम प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इसमें क्या प्रॉपर्टी फॉलोअप होगी, ये जो अनडिजायर्ड डायरेक्शंस में एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब अनडिजायर्ड एक्सरेज। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये कूलिंग सिस्टम को भी कंटेन करता है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है एक्सरेज के साथ तो आपके एक्सरे ट्यूब को कूल करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो कूलिंग सिस्टम को भी ये कंटेन करेगा। ऑलराइट, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो उस मटेरियल के लिए फॉलोअप होनी चाहिए। अब अगर हम ये मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास मटेरियल, तो ग्लास मटेरियल को वहाँ पे इसकी यहाँ पे ये हो सकती है, लिमिटेशन हो सकती है कि अगर जैसे मान लो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ऑन द एक्सरे ट्यूब, तो ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सरेज ये वहाँ पे डैमेज हो सकती है ट्यूब। ऑलराइट, और वहाँ पे ये ट्यूब जो है वो पंक्चर भी हो सकती है ड्यू टू द वेपर्स प्रोड्यूसेस इन द एक्सरे ट्यूब। आपको पता है कि जो फिलामेंट है वो वेपराइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स कि वो वेपराइज हो रहा है। तो वेपर जब कंडेंस होंगे तो दैट मीन्स वहाँ पे एक थिन कंडक्टिंग लेयर जो है वो जनरेट हो जाएगी ऑन द ग्लास ट्यूब, और वो कंडक्टिंग लेयर जो जनरेट होगी वो आपके ग्लास मटेरियल को पंक्चर कर सकती है, जिससे आपका जो वैक्यूम है वो लॉस में जा सकता है, मीन्स वहाँ पे लॉस ऑफ वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस है जो अगर हम बोरोसिलिकेट ग्लास वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे अगर हम एक साथ में एक मेटल केस और मेटल एनवेलप यूज़ करें विद लो एटीन्यूएशन पावर। लो एटीन्यूएशन पावर मीन्स कि वो एक्सरेज को वहाँ पे ट्रांसमिट करने दे, इजिली एब्जॉर्ब ना करे। राइट, तो इसके लिए हमें वहाँ पे एक लो एटॉमिक नंबर का मेटल यूज़ करना है, मेटल केस यूज़ करना है, और वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 4, इसलिए इसका जो एटीन्यूएशन पावर है वो लो होगा। राइट, तो एक विंडो के साथ हम उसको यूज़ करेंगे। ये जो है आपके पास एक बेरिलियम विंडो है, ये पूरा का पूरा बेरिलियम केस होगा। ठीक है, तो एक ये बेरिलियम विंडो है जिसमें से एक्सरेज जो है वो फाइनली क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पे एक मेटल केस यूज कर रहे हैं एक्सरे ट्यूब डिजाइन के लिए तो वो आपके एनोड और कैथोड के साथ मतलब एक शॉर्ट सर्किट जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब बैटरी के 2 टर्मिनल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जब एनोड और कैथोड जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है। तो अगर हम इसके लिए मेटल केस का यूज कर रहे हैं तो एनोड और कैथोड जो होंगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे थ्रू अ मेटल वायर। ऑलराइट, तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट को एलिमिनेट करने के लिए आपको एक ग्लास और सिरेमिक मटेरियल से इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है एट द एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ट्यूब आपको एक ग्लास या सिरेमिक मटेरियल से इंसुलेशन करनी है। तो दैट इंसुलेशन इज कॉल्ड मेटल सिरेमिक और मेटल ग्लास डिजाइन। ऑलराइट, तो दैट इज कॉल्ड मेटल सिरेमिक और मेटल ग्लास डिजाइन, मेटल ग्लास डिजाइन। ऑलराइट, तो
ये तो थी उसके लिए कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें कौन कौन सी जैसे आप उसमें क्या क्रिएट करो, एक हाई वैक्यूम, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में आप एक हाई वैक्यूम एक्सरे ट्यूब यूज़ कर रहे हो, और जो हिस्टोरिकल थी उसमें गैस फिल्ड एक्सरे ट्यूब यूज़ होती थी। तो कौन सी ऐसी जो ड्रॉबैक्स थी जो हम ओवरकम कर पाए हैं बाय द यूज़ ऑफ हाई वैक्यूम। तो हाई वैक्यूम में हम एक तो जो कोलिजन्स हो रहे थे ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद द गैस मॉलिक्यूल्स, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं इन द वैक्यूम ग्लास ट्यूब, ऑलराइट। और दूसरा, वहाँ पे अगर हम गैस फिल्ड ट्यूब यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी इलेक्ट्रोड्स की। तो वैक्यूम यूज़ करने पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन हो रही है इलेक्ट्रोड्स की वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑक्सीडेशन हो रही थी इलेक्ट्रोड्स की, वो वहाँ पे अवॉइड हो जाएगी, ऑलराइट। तो ये कुछ आपके पास पैरामीटर्स थे जो हम ट्यूब इंसर्ट में और वैक्यूम में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट पैरामीटर है यहाँ पे कि ट्यूब कूलिंग यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे होगी, रिक्वायर्ड होगी। ट्यूब कूलिंग में यहाँ पे देखो, ट्यूब कूलिंग रिक्वायर्ड क्यों है? आपको पता है कि जो भी एक्सरेज है वो सिर्फ 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम से ही प्रोड्यूस होता है, बाकी 99% ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द हीट इन द एक्सरे ट्यूब, आपकी ट्यूब जो है वो डैमेज हो सकती है। सो आपको हीट रिमूव करना वहाँ पे क्या हो जाएगा? नेसेसरी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक कूलिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। कूलिंग सिस्टम आप कैसे प्रोवाइड करोगे? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि आपका जो एनोड मटेरियल है जिसके थ्रू एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहा है, और यू कैन से कि हीट प्लस एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एक कॉपर केस में आपको एम्बेडेड करना पड़ेगा। तो आपके कॉपर केस की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एनोड मटेरियल। तो सारी की सारी जो हीट है वो कौन कंटेन कर लेगा? कॉपर मटेरियल, ऑलराइट। तो साथ के साथ आप उसमें एक इंसुलेटिंग ऑयल जो है वो प्रोवाइड करते हो। इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है वो उस हीट को गेन कर लेता है, और बाद में हम उस हीट को जो थ्रू द ऑयल हम उसको एक कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू एक मेटल केस में प्रोवाइड कर देंगे, या फिर ये कह सकते हो कि जैसे रोटेटिंग एनोड में मॉलिब्डेनियम कप यूज होता है जो कि हीट को गेन कर लेता है फ्रॉम द एनोड मटेरियल थ्रू द कंडक्शन, ऑलराइट। तो बहुत सारे और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे हम यहाँ पे एनोड मटेरियल को अगर ब्लैक कलर के साथ कोट कर दें तो ब्लैक कलर, आपको पता है कोई भी एक ब्लैक बॉडी जो है वो एक परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर होती है रेडिएशंस की, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपके पास टेम्परेचर टू द पावर 4 के आपकी जो एनर्जी है वो एमिट होना स्टार्ट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जो भी आप वहाँ पे एनोड में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो वहाँ से रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होना स्टार्ट कर देगी, राइट। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लाइफ ट्यूब क्रिएट करनी है तो वहाँ पे जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसको हम एक पाइप के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, और पाइप के साथ जो कनेक्ट करते हैं अलॉन्ग विद द रेडिएटर एंड पंप। रेडिएटर के थ्रू उस ऑयल को हम क्या करते हैं? कूल करते हैं, और पंप के थ्रू एक न्यू ऑयल जो है वो उसमें ट्रांसफ़र करते रहते हैं कि आपका जो भी हॉट ऑयल है वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो सके, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कूलिंग सिस्टम इन द एक्सरे ट्यूब डिज़ाइन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, ऑलराइट, कंटेंट अच्छा है, जो भी, अगर आपको इस यूट्यूब वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।